गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जेनेटिक्स का दूसरा लेक्चर ला रहे हैं और पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि प्रजनन क्या होता है। प्रजनन के प्रकार यह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अलैंगिक और दूसरे होते हैं लैंगिक। अलैंगिक में बताया गया था कि इसमें जो जनक होते हैं वो एक होते हैं और इसमें क्लोन का निर्माण होता है। अगला टॉपिक था लैंगिक जनन, जिसमें बताया गया था कि हमें विविधता देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आगे पढ़ लिए थे कि जो गुण सूत्र और जो जीन होते हैं वो गुणों का निर्धारण करते हैं और माता पिता से संतानों में पहुंचने वाले गुण को हम बोलते हैं आनुवांशिक गुण। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके आगे था कि आनुवांशिकता या वंशानुगति, इसका अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी के खोज विलियम बेटसन 1906 में किए थे। फिर साहिवाल गए जो है वो कृत्रिम चयन से एक नया किस्म बनाया गया था और उसके आगे पढ़े थे कि आनुवांशिकी के जो पिता हैं वो हैं ग्रेगर जोहान मेंडल है, जो ऑस्ट्रिया के ब्रून के मठ के क्या थे, पादरी। क्लियर है। नेक्स्ट इनका जो जन्म हुआ था सिलिसियन गांव में हुआ था, एक किसान परिवार में हुआ था। ये वियना यूनिवर्सिटी से पढ़े थे फिजिक्स और बॉटनी, ये दो चीज पढ़े थे और 1854 में ग्रेगर जोहान मेंडल विज्ञान के अध्यापक बन गए थे। इसी के आगे जो नेक्स्ट है उसमें हम पढ़े थे कि 1856 से ही मटर पे प्रयोग कर रहे थे, जो कि 7 वर्ष तक चला था, 1856 से लेके 1863 तक। स्वपरागन पर परागन करके बहुत सारे सांख्यिकीय आंकड़े तैयार किए थे। 1855 में नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ ब्रून में यह जाके प्रस्तुत किए थे और 1866 में वो पब्लिश हो गया था, प्रकाशित हो गया था, जिसके और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन प्रकाशित होने के बाद भी ये नाम नहीं कमा पाए, क्योंकि उस समय जितना भी सिद्धांत का जो ध्यान था वो ये डार्विन पे था, चार्ल्स डार्विन पे, है ना। फिर इसके आगे वाले स्लाइड में हम लोग पढ़े थे कि जो 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कॉरेंस और इरिन वॉन शेरमार्क, ये तीनों मेंडल के नियम को दोहरा पुष्टिकरण किए थे। फिर इन्हें आनुवांशिकी के पिता कहा गया, मेंडल को। ये टॉपिक पढ़े थे कि मटर के क्यों चुने थे, तो इसमें बहुत सारा चीज बताया गया था कि कम समय में अधिक होता है, इसका बीज बहुत ज्यादा होता है ना, इसका जो जीवन चक्र है बहुत छोटा होता है, ठीक है, इस पे अध्ययन करना बहुत आसान होता है। इसी कारण से आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है मेंडल के सफलता के कारण। एक्चुअली आज हम लोग को यहीं से पढ़ना था, वो थोड़ा तेजी से पहले वाला रिकॉल करवा दिए ताकि आगे का लेक्चर जो है वो कंटिन्यू रहे। अगर आप पार्ट 1 ना देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में थोड़ा सा डिटेल्ड उसको समझाया गया है, आज 5 मिनट में ही उसको समझा दिए। ठीक है, आते हैं। पहला है कि सफलता के कारण, मेंडल जो है सफल क्यों हुआ। ठीक है, इसका सफलता का कारण पढ़ना है। पहला है मेंडल के प्रयोग के कारण और क्या चीज, विशेषताएं। मटर के पौधे का चुनाव, क्योंकि यह आसानी से उगता है और नियंत्रित परागन इसमें क्या है, संभव। तो पहला बात तो सफलता का कारण इनका यही था कि आसानी से यह उग जाता है और नियंत्रित परागन इसमें क्या है, संभव है। शुद्ध प्रजाति का क्या किए, प्रयोग। फूल की संरचना के कारण कृत्रिम पर परागन भी क्या है, आसान। इसका जो फूल का जो संरचना होता है जो मटर का, उस पे पर परागन कराना बहुत आसान होता है, इसीलिए उसको चुने थे। ठीक है, पीढ़ियों का अध्ययन जल्दी हो जाता है, बड़ी संख्या में आंकड़े एकत्रित और सही ढंग से रखे, ये था इनका सफलता का कारण। नेक्स्ट, आंकड़े का विश्लेषण गणितीय और सांख्यिकीय तरीके से किया। ठीक है, पहले मोनोहाइब्रिड, फिर डाई हाइब्रिड और उसके बाद पॉली हाइब्रिड क्रॉस किए। आप जानते होंगे और आप मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड 10th क्लास में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस, तो ये एक्सपेरिमेंट किए मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और पॉली हाइब्रिड। नेक्स्ट, चुने गए गुण अलग अलग गुण सूत्रों पर थे, इसलिए कोई बाधा नहीं है। तो जितना भी गुण था वो सब अलग 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 पे था, तो इनको कोई बाधा ना बनी, इनको कोई मुश्किल नहीं पड़ा। फिक्स कर दिए थे कि जिसका जो गुण है वो अलग अलग गुण सूत्र पर स्थित है, जितना भी गुण है वो अलग अलग क्रोमोसोम पर जो है वो स्थित है, जिसके कारण उनको पढ़ना और उनको आंकड़ा तैयार करना, उनको रेशियो पकड़ना उनके लिए बहुत आसान था। समझते हैं।
7 जोड़ी, कितना जोड़ी? 7 जोड़ी विरोधी लक्षण का चुनाव किया। अच्छा, यह चुनाव किन्होंने किया होगा? मेंडल ने। बी रिलैक्स्ड और समझिए, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सफलता का कारण। सफलता का कारण पढ़ रहे हैं तो इसमें बताया गया कि जो मटर इसलिए चुने क्योंकि उसमें पर परागण कराना बहुत आसान था, उसका उम्र बहुत छोटा था, वार्षिक था, है ना, और ये गणितीय और सांख्यिकीय तरीके से भी उसका आंकड़ा को विश्लेषण किए, समझे और अलग अलग गुण सूत्र पर गुण को रखे, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं आता है। और 7 जोड़ी विरोधी लक्षण को चुने। पहला, तने की लंबाई, जो तना का लंबाई हो वो लंबा या फिर बौना, लंबा या फिर बौना। फूल का जो रंग हुआ वो हुआ बैगनी या फिर सफेद। फूल की जो स्थिति हुई वो ही अक्षीय या शीर्षस्थ। फली का जो आकार हुआ वो हुआ फूला हुआ या फिर सिकड़ा हुआ। फली का जो रंग हुआ वो हुआ हरा और फिर पीला। बीज का जो आकार हुआ वो हुआ गोल और झुर्रीदार, और बीज का जो रंग हुआ वो हुआ पीला या फिर हरा। एक बार इसे हम फिर से पढ़ेंगे। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन और स्टीम हाइट। ठीक है, तो मेन ये जो 7 जोड़ी विरोधी लक्षण का जो चुनाव किए, यही मेन ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी। पहला क्या था? पहला था हमारे पास तने की लंबाई। तो जाहिर सी बात है जो लंबाई होगा या तो लंबा होगा या तो बौना होगा। तो जो तने का लंबाई है उसको वो चुने लंबा या फिर बौना। क्लियर है? नेक्स्ट, फूल का रंग, जो मटर के जो फूल का रंग है वो या तो बैगनी या तो सफेद, ये दो चुने। फूल की जो स्थिति हुई या तो अक्षीय या फिर शीर्षस्थ। ठीक है, इस प्रकार से फली का जो आकार हुआ या तो फूला हुआ या तो सिकुड़ा हुआ। फली का जो रंग हुआ, उसके फल का जो रंग हुआ हरा हुआ या फिर पीला हुआ। ठीक है, बीज का जो आकार हुआ वो हुआ गोल और चूड़ीदार, जी नहीं चूड़ीदार नहीं, क्या है, झुर्रीदार, है ना। और जो बीज का जो रंग हुआ वो हुआ पीला और हरा। क्लियर है यहां तक? इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट है ये डोमिनेंट और रिसेसिव, मतलब जो पहले है फिर जो बाद में हुआ। डोमिनेंट प्रभावी, एक तरह समझिए ये प्रभावी है और ये क्या है, अप्रभावी है। तो अगर इसके पहले वाले स्लाइड से अगर हम समझें तो सबसे पहले जो लंबाई होगा वो शुरू में लंबा तब बौना, कहने का मतलब जो प्रभावी हुआ वो हुआ लंबा और जो अप्रभावी हुआ वो हुआ बौना। क्लियर है? चलिए ये एक बार समझ लीजिएगा, ये वही चीज है जो हम पीछे इसको लिखे, देख लीजिएगा इसको एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, सबसे पहले मेंडल के प्रयोग में उपयोग किए गए तकनीक शब्द। ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स, इसको प्लीज VVI कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको बहुत ईमानदारी पूर्वक समझिएगा। समझिएगा कि जितना भी तकनीक शब्द है वो यहाँ पास जो बताया गया है वो किस प्रकार से और उसके बारे में क्या है, तब हम आपको आगे मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड अच्छे से समझा पाएंगे। मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, अगर ये क्रॉस आप समझ जाते हैं तो ये बहुत उचित है, क्योंकि समझने के लिए आपको ये सब चीज का याद होना बहुत जरूरी है। तो टॉपिक का जो नाम रखा गया है मेंडल के प्रयोग में उपयोग किए गए कौन से शब्द, तकनीक शब्द। कौन से शब्द, तकनीक शब्द। तो जो पहला शब्द है वो है जीन। क्या है, जीन। समझते हैं जीन है क्या। तो जीन जो है अनुवांशिकी का एक मूल इकाई है और ये किस पे स्थित होता है, गुणसूत्र पर। किस पे स्थित होता है, गुणसूत्र पर स्थित होता है। नेक्स्ट, दूसरा है अलील। वैकल्पिक जीन का जोड़ा जो किसी लक्षण को
नियंत्रित करता है, जैसे पौधे की ऊंचाई। ये जीन का जोड़ा है जो नियंत्रित करता है। तो अगर हम इस प्रकार से इसको समझे तो बड़ा टी, बड़ा टी, बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी, छोटा, यही छोटा टी समझते हैं। बड़ा टी छोटा टी में प्रभावी बड़ा टी है और छोटा टी अप्रभावी है, हाँ या ना। लेकिन जब इस दोनों को आप मिला दीजिएगा, जब इस दोनों को एक साथ रखिएगा तो एक प्रकार का अलील है, ये एक प्रकार का क्या है, अलील है। ये अलील में जो सबसे पहला है ये है प्रभावी और जो दूसरे नंबर पर है वो है अप्रभावी। इसका कहने का मतलब है कि बड़े टी का मतलब हुआ प्रभावी गुण और छोटे टी का मतलब हुआ अप्रभावी गुण। तो यहां पास आप समझ रहे होंगे कि वैकल्पिक मतलब अलग अलग जीन का क्या है, जोड़ा है, सेट है, जो किसी लक्षण को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। किसी खास लक्षण को नियंत्रित करना, जिसमें पौधों की ऊंचाई, पौधे की लंबाई, पौधे ये सब जितने भी हुए ना, ये तो ये अलील है। ये हमारे लिए क्या है, अलील है, जिसमें से जो बड़ा टी है ये प्रभावी है और जो छोटा टी है ये अप्रभावी है। तो आपको एक चीज पता होगा कि जो प्रभावी होता है वही अपना लक्षण दिखाता है। तो इसका कहने का मतलब अगर हम इसकी लंबाई का बात कर रहे हैं और लंबाई में लंबा और बौना है तो बड़ा टी का मतलब लंबा होगा और छोटा टी का मतलब बौना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला है प्रभावी गुण। संकरण में पहली पीढ़ी में दिखाई देने वाला गुण। संकरण के दौरान, क्रॉस के दौरान जो पहला पीढ़ी में जो आपको दिखेगा वो जो गुण होता है उसको हम बोलते हैं प्रभावी गुण। पहली पीढ़ी में जो छिपा रह जाने वाला जो गुण है उसको हम बोलते हैं अप्रभावी गुण। तो थोड़ा सा मोनोहाइब्रिड से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ क्या था, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें शुद्ध लंबा जो था, ठीक है, जो शुद्ध लंबा था वो था आपका बड़ा टी और बड़ा टी, और इसका विपरीत लंबा बौना के लिए था छोटा टी और छोटा टी। तो जब हम इन दोनों के बीच क्रॉस कराए थे तो बड़ा टी छोटा टी आया था। तो बड़ा टी और छोटा टी में मेंडल साहब क्या किए, मेंडल साहब ये बताएं कि बड़ा टी छोटा टी अगर F1 जनरेशन में आ रहा है तो टी वाला लक्षण ही पौधा में दिखेगा। तो जो बड़ा टी हुआ ये हुआ प्रभावी और जो छोटा टी हुआ ये हुआ आपका अप्रभावी। तो क्या हम इसको ही बोल सकते हैं कि पहला पीढ़ी में प्रभावी गुण दिखाएगा और पहला पीढ़ी में प्रभावी ये जो गुण है अप्रभावी मतलब छिपा हुआ रहेगा। तो जो गुण दिखाया प्रभावी और जो छिपाया वो अप्रभावी, हाँ या ना। तो यहाँ पास टोटल इतना ही का कंसेप्ट था और यही वाला बात पीछे जो है वो लिखा हुआ था। तो यहाँ पास जो F1 जनरेशन में जो टी हुआ, जो लक्षण अपना दिखाया वो कहलाया प्रभावी और जो लक्षण छिपा के रखा वो कहलाया अप्रभावी। नेक्स्ट समझते हैं, क्या ये चारों यहां तक क्लियर है। हम अभी आपको बताएं बड़ा टी का मतलब हुआ लंबा और छोटा टी का मतलब हुआ बौना। तो यहाँ पास अगर आप देखिएगा तो इस प्रकार से F1 पीढ़ी में एक बड़ा टी और एक छोटा टी आया था। क्या बड़ा टी का मतलब लंबा हुआ, बड़ा टी का मतलब क्या हुआ, और छोटा टी का मतलब क्या हुआ, बौना हुआ। तो बड़ा टी लंबा और छोटा टी बौना। तो यहाँ पास बड़ा टी जो हुआ ये हुआ हमारा प्रभावी गुण और जो छोटा टी हुआ ये हुआ अप्रभावी गुण। ठीक है। तो F1 पीढ़ी में पहला पीढ़ी में जो लक्षण दिखाया वो दिखाया बड़ा टी। नेक्स्ट अगला है इकाई लक्षण। चार चीज पढ़े, पहला पढ़े जीन, दूसरा पढ़े अलील, तीसरा पढ़े प्रभावी गुण और चौथा पढ़े अप्रभावी गुण। जीन में हम क्या पढ़े, जीन में हम पढ़े कि जो जीन होता है वो आनुवांशिकी का मूल इकाई है जो गुणसूत्र पर स्थित होता है। दूसरा में पढ़े अलील,
अलील में हम पढ़े कि वैकल्पिक जीन का जोड़ा होता है जो कोई खास लक्षण को नियंत्रित करता है। जैसे में पौधों की ऊंचाई, तो जो पौधों की ऊंचाई होगी इससे तुमको इतना पता चल रहा है या तो लंबा होगा या तो बौना होगा। चलिए अगला तीसरा नंबर पे जो हम पढ़े थे वो पढ़े प्रभावी गुण। तो प्रभावी गुण जो होता है उसमें हम पढ़े कि संकर के दौरान जो क्रॉस हुआ, संकरण के दौरान जो हमको देखने के लिए मिला, तो जो प्रभावी हुआ उसको हम प्रभावी गुण बोले। जैसे में बड़ा टी जो था लंबा के लिए, और अगला था अप्रभावी गुण, और अप्रभावी में हमको पता चला कि F1 पीढ़ी में इसका जो गुण है वो छिपा रह गया। एक मिनट, अगर कोई गुण छिपा हुआ रह गया तो क्या वो कभी और आ सकता है? क्या अप्रभावी कभी प्रभावी गुण बन सकता है? हाँ, चलिए वही है। अगला पंचमा जो हम लोग को पढ़ना है वो है इकाई लक्षण। कौन लक्षण? इकाई लक्षण। तो सबसे पहला जीव में जो पाया गया लक्षण है उसको हम इकाई लक्षण बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आप लोग का पढ़ने के दौरान इंस्टाग्राम खोलना, शॉर्ट्स देखना, रील देखना, ये आप लोग का इकाई लक्षण है कि नहीं? टेस्ट के दिन क्लास ना जाना, ठीक है, ये आप लोग का इकाई लक्षण है। तो हो यहाँ पास है जीवों में पाया जाने वाला लक्षण को हम कौन बोलते हैं? इकाई लक्षण। क्या बोलते हैं? इकाई लक्षण। अगला है फिनोटाइपिक और सातवां है जीनोटाइपिक। फिनो और जीनो। फेनोटाइपिक कहने का मतलब है कि जो बाहर से आपको दिख रहा है। जैसे में अगर आप देख के बोल दे रहे हैं कि ये बहुत लंबा है, वो थोड़ा नाटा है, ये बोल के बोले बहुत गोरा है, बहुत करिया है, बहुत काला है ना? इस प्रकार से जब हम बोल देते हैं तो क्या ये अपनी आंखों से देख के उस चीज को आप पता किए? तो जो चीज बाहर लक्षण से उसको दिख जाए, बाहरी रूप से आप उसको प्रकट कर दिए, या बाहरी रूप से उसको एक्सप्रेस कर दिए, या बाहरी रूप से उसको देखे, तो किसी लक्षण का बाहरी रूप में ही दिखाई पड़ना क्या कहलाता है? फिनोटाइपिक। तो इसमें हम लंबा बौना बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। अगर पौधा लंबा है, अगर हम देख के बोले कि पौधा लंबा है, तो जाहिर सी बात है कि बाहर से हमको पता चला तब ना हम बोले कि लंबा है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है जीनोटाइप। जीनोटाइप जीवों में पाने जीन का संरचना। किसका संरचना? जीन। जीन क्या है? अनुवांशिकी की मूल इकाई है जो गुणसूत्र पर क्या होते हैं? स्थित, जो कि पहला नंबर पे था। तो जीवों में पाया जाने वाला जीन का क्या चीज? संरचना। उसका संरचना की कौन कौन सा जीन से मिलकर ये बना हुआ है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइपिक। क्या यह 7 चीज क्लियर हो गया है? 7 चीज में कोई क्या 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 हम लोग पढ़ लिए उसके बारे में समझते हैं। पहला हम लोग पढ़े जीन, दूसरा पढ़े अलील, तीसरा पढ़े प्रभावी गुण, और चौथा पढ़े अप्रभावी गुण, पांचवा पढ़े इकाई लक्षण, छठा पढ़े फेनोटाइपिक, और सातवां पढ़े जीनोटाइपिक। सारा चीज इसमें से आसान था। कैसे? समझ लीजिए। जीन अनुवांशिकी का मूल इकाई जो गुणसूत्र पर है स्थित। अलील वैकल्पिक जीन का जोड़ा जो किसी खास लक्षण को नियंत्रित करता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रभावी गुण। F1 पीढ़ी में दिखाई देने वाला गुण प्रभावी गुण। अप्रभावी गुण F1 पीढ़ी में छिपा रहने वाला गुण अप्रभावी गुण। इकाई लक्षण जीवों में पाया जाने वाला लक्षण, खास लक्षण, उसी को बोलेंगे इकाई लक्षण। अगला था फिनोटाइपिक, बाहर से जो दिखने में पता चल जाए फिनोटाइपिक, और जो जीन के संरचना से पता चले जीनोटाइपिक। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है समयुग्मजी होमोजाइगस। समजात का मतलब होता है एक जैसा। समजात का मतलब एक जैसा। समजात गुणसूत्र पर स्थित दोनों अलील जब एक जैसे हो तो इन्हें समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। जैसे पौधों की लंबाई के लिए दोनों अलील एक तरह के बड़ा टी और बड़ा टी होते हैं। समजात का मतलब होता है एक जैसा। होमोलोगस, होमोलोगस कहने का मतलब है एक जैसा। बड़ा टी, बड़ा टी, बड़ा टी, छोटा टी, छोटा टी, छोटा टी। यहां 3 तरह का चीज लिखे हैं।
सबसे पहले आपको एक चीज पकड़ना है, ये तो एकदम कंफर्म है कि प्रभावी अप्रभावी प्रभावी अप्रभावी प्रभावी और अप्रभावी, हाँ या ना? क्या ये दोनों टी एक जैसा है? क्या ये एक जैसा है? और क्या ये एक जैसा है? तो यहां पास दो चीज एक जैसा है कि नहीं? तो इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। देखिए ये देखने में एक जैसा लग रहा है, बड़ा टी भी प्रभावी है, बड़ा टी भी अप्रभावी, दोनों मतलब यहाँ पास लिखा हुआ है, ये भी दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है, तो ये दोनों हुआ होमोजाइगस। और ये देखने में अलग लग रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट अगला टॉपिक यही है। अगला है विषम युग्मज, हेटेरोजाइगस। समजात गुणसूत्र पर पाए जाने वाले अलील के जोड़े में दोनों अलग अलग हो, जैसे लंबाई के अलील बड़े टी और छोटे टी। अभी सेम चीज हम आपको इसके पहले यही चीज बताएं कि देखो ये देखने में एक जैसा जो है वो लग रहा है, बड़ा टी, छोटा टी और छोटा टी। तो ये दोनों जो एक जैसा लग रहा है, इसीलिए हम इसको बोले होमोजाइगस। और ये अलग लग रहा है, लेकिन इसमें जो प्रभावी है वो बड़ा टी है, क्योंकि बड़ा टी का मतलब यहाँ है लंबा और छोटा टी का मतलब क्या चीज है? बौना। छोटा टी का मतलब क्या है? बौना। तो अभी हम आपको बताएं, ई हुआ प्रभावी गुण और छोटा टी हुआ अप्रभावी गुण। बड़ा टी हुआ प्रभावी गुण और छोटा टी हुआ अप्रभावी गुण। तो जो सक्रिय होगा, जो अपना लक्षण प्रकट करेगा, वो प्रभावी गुण करेगा कि नहीं? तो इसीलिए बड़ा टी का मतलब लंबा, तो पौधा का भी कैसा हुआ आकार? लंबा। क्लियर है? तो यहाँ वही चीज लिखा हुआ है कि जैसे लंबाई के अलील बड़े टी और छोटे टी, बड़ा टी का मतलब भी लंबा हुआ, छोटे टी का मतलब बौना हुआ, लेकिन ये दोनों टी अलग अलग है, इसलिए एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा रहता तो होमोजाइगस, और अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी, ये भी तकनीक शब्द है जो एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें यूज करने के लिए और समझने के लिए मिलेगा। F1 का पूरा नाम है फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। फर्स्ट फिलियल जेनरेशन दो विभिन्न प्रजातियों के संकरण द्वारा बनने वाली पहली पीढ़ी। विभिन्न प्रजाति के संकरण से जो बना हो, विभिन्न प्रजाति के संकरण से जो बना है, पहला पीढ़ी कहलाता है। और F1 पीढ़ी से जो भी जीव का संकरण प्राप्त होता है वह दूसरा सेकेंड फिलियल कहलाता है। F1 पीढ़ी से प्राप्त दो जीवों के संकरण द्वारा बनने वाली पीढ़ी। तो आप यह कह सकते हैं कि जो पेरेंटल हो, जो P से बने, जो पेरेंट से बने, वो F1 कहलाएगा, और जो F1 से बने वो F2 पीढ़ी कहलाएगा। शुरू में जब आप विभिन्न प्रजातियों के बीच संकरण करेंगे तो क्या वो पैतृक होंगे? क्या वो पेरेंटल होंगे? तो पेरेंट से अगर क्रॉस, दो प्रजाति के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो जो नया संकरण बनेगा वो आपका F1 पीढ़ी का बनेगा। और जब आप F1 से बीच क्रॉस करवाइएगा तो क्या बनेगा? F2। F1 का जो पूरा नाम होता है वो होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और F2 का जो नाम होता है सेकेंड फिलियल जनरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है विपुंसन। विपुंसन क्या है? पुष्प के पुमांग से पराग कोष को परिपक्व होने के ही पहले उसको क्या कर देना है? हटा देना है। पुमांग से पराग कोष, पराग कोष को परिपक्व मतलब मैच्योर होने से ही पहले हटा देने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। इसको इंग्लिश में इमैस्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। तो पुमांग से जो पराग कोष है उसको मैच्योर होने से ही पहले, परिपक्व होने से ही पहले उसको हटा दिया जाता है। तो पराग कोष को परिपक्व होने से पहले ही हटा देने की प्रक्रिया को हम विपुंसन कहते हैं। और जो अगला 13 नंबर पर है वो है आपका टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में होता है अप्रभावी गुण वाले समयुग्मनजी, कहने का मतलब एक जैसा जनक के साथ F1 पीढ़ी में जीवों का क्या कर देना है? संकरण। अप्रभावी के गुण होने चाहिए, उसमें समयुग्मनजी मतलब होमोजाइगस,
है ना, जनक के साथ, उसी के साथ समयुग्मजी के साथ F1 पीढ़ी के जीवों को उसके बीच क्या कर देना है, संकरण। कौन पीढ़ी के, F1 पीढ़ी के, तब हम उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। टोटल जो तकनीक शब्द हम पढ़े वो पढ़े 13। कितना पढ़े, 13। बी रिलैक्स्ड, अभी हम टोटल रिवीजन कर रहे हैं, पूरा रिवाइज करेंगे 13, है ना। चलिए पहला पहला जो हम लोग पढ़े थे, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। पहला जो हम लोग पढ़े वो पहला हम लोग पढ़े जीन। क्या पढ़े, जीन। जीन में पढ़े कि आनुवांशिकी का मूल इकाई है जो गुणसूत्र पर स्थित होता है। दूसरा पढ़े अलील। अलील में पढ़े कि वैकल्पिक जीन का जोड़ा है जो किसी खास लक्षण को क्या कर रहा है, प्रभावित। ठीक है, जैसे में पौधों की लंबाई, पौधों की ऊंचाई, है ना। अगला पढ़े तीसरा नंबर पर प्रभावी गुण। तो जो हम प्रभावी गुण पढ़े, प्रभावी में पढ़े कि वैसा गुण जो संकर के दौरान या पहला पीढ़ी में देखने के लिए मिला, उसको हम बोले प्रभावी गुण। और जो पहला पीढ़ी में गुण छिपा हुआ रह गया, उसको हम बोले अप्रभावी गुण। 4 तरह के चीज पढ़े, जीन, अलील, प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण। फिर स्लाइड चेंज किए थे। स्लाइड चेंज करने के बाद आया था 5वां नंबर, जो था इकाई लक्षण। कौन लक्षण, इकाई लक्षण। तो इकाई लक्षण में हम आपको बताएं कि जीवों में पाया जाने वाले लक्षण को ही हम इकाई लक्षण कहते हैं। 6 नंबर पे पढ़े हम फेनोटाइपिक। फेनोटाइपिक में हम बताएं कि जीवों को बाहर से ही देख के पहचान लेना, बाहर से ही जो उसका लक्षण प्रकट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फिनोटाइपिक। लंबा, बौना, गोरा, काला, सफेद, उजला, हरा, जो भी है ना। अगला हम लोग पढ़े जीनोटाइपिक। जीनोटाइपिक में पढ़े कि उस जीव में जो जीन का जो संरचना हुआ, उसको हम बोले जीनोटाइपिक। अगला पढ़े होमोजाइगस। समजात गुणसूत्र पर समजात अलील, बड़ा टी लंबाई को प्रभावित कर रहा है, लेकिन दोनों एक जैसा लग रहा है, इसको बोले होमोजाइगस। और अगला 9वां नंबर में पढ़े था हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में हम पढ़े कि वो जो होता है, हेट्रोजाइगस जो होता है वो अलग अलग होता है, जैसे बड़ा टी और छोटा टी। लेकिन बड़ा टी और छोटा टी में प्रभावी बड़ा टी होता है, तो इसीलिए ये हेट्रोजाइगस है। क्लियर है। 10वां नंबर पर हम पढ़े, 10वां नंबर पे हम लोग पढ़े आपका F1 पीढ़ी, और फिर पढ़े 11 नंबर पर F2 पीढ़ी। F1 में हम लोग क्या पढ़े, F1 पीढ़ी में हम लोग पढ़े कि जो पेरेंटल है, जो गार्जियन जो है, दो प्रजाति के बीच जो संकरण हुआ उसको बोले F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी के से जो संकर हुआ उसको बोले F2 पीढ़ी। तो इसका कहने का मतलब है कि F1 का पूरा नाम हुआ फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और F2 का नाम हुआ सेकेंड फिलियल जनरेशन। 11 पढ़ लिए। 12 नंबर पे आपका था विपुंसन, जिसको इंग्लिश में इमैस्कुलेशन बोलते हैं। और इसमें हम लोग पढ़े कि पुमंग से, मतलब पराग कोश को परिपक्व होने से ही पहले हटा देने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। देखिए, पुमंग से पराग कोश, मतलब पराग कोश को परिपक्व होने से पहले, मैच्योर होने से ही पहले हटा देने की प्रक्रिया को हम इसको बोलते हैं विपुंसन। और अगला पढ़े टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हम लोग पढ़े कि F1 पीढ़ी के साथ जो जीवों के बीच संकरण होगा समयुग्मजी जनक से, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। कौन क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट, हाँ, अगला है मेंडल के प्रयोग की तकनीक, प्रयोग करने का तरीका, एक्सपेरिमेंटिंग का। मेंडल ने अपने प्रयोग को 4 चरण में पूरा किया। इनका जितना भी था एक्सपेरिमेंट सिर्फ 4 चरण में कंप्लीट होता है। पहला होता है शुद्ध प्रजाति का चुनाव, संकरण, संकर का पौधों का स्व परागण, और उसके बाद क्या चीज, गणन। फिर से जब ये एक्सपेरिमेंट किए, उसके दौरान सबसे पहले इनको शुद्ध प्रजाति का चुनाव करना था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप करिएगा तब जब आपको पूरी तरह से पता होगा, तब ना। आपको ये तो कंफर्म होना हो चाहिए हो ना कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो 100% श्योर क्या चीज पे कर रहे हैं। तो शुद्ध प्रजाति का आपको करना है चुनाव। शुद्ध प्रजाति का कर लिया आप चुनाव। शुद्ध प्रजाति का चुनाव करने के बाद उसके बीच आप क्या करिएगा, संकरण। अब 2 शुद्ध प्रजाति चुने हो तो दोनों के बीच क्रॉस कराओगे ना, संकर तो कराओगे ना।
संकरण करने के बाद मेंडल क्या किए, उस पौधों के बीच स्वः परागण कराए। जब उस संकरण कर दिए, संकरण करने के बाद स्वः परागण कराए और स्वः परागण कराने के बाद उसका गणन किए, कैलकुलेशन किए। क्लियर है? आइए, शुद्ध प्रजाति का चुनाव में मेंडल ने 34 प्रजाति में से 22 चुनी और अंत में 7 जोड़ी लक्षण शुद्ध प्रजाति ली। क्या आपको याद है इस 7 जोड़ी कौन सा था जो हम यहाँ पास अभी लिखे थे? फूल का रंग, फली का रंग, पौधे का आकार, पौधे का रंग, फूलों का रंग, याद है ना? ये जो लिखे थे तो टोटल 7 जोड़ी लक्षण शुद्ध प्रजाति चुने थे। शुरू में कितना इनको मिला था? 34। फिर उसमें से कितना चुने? 22। और अंत तक, लास्ट तक कितना रह गया था? 7 जोड़ी। क्या आपको याद है कि मेंडल एक्सपेरिमेंट कितना साल किए? मेंडल एक्सपेरिमेंट किए थे टोटल 7 साल, 1856 से लेके 1863 तक किए थे। तब ना 1854 में विज्ञान के अध्यापक बने थे और 56 से 63 तक एक्सपेरिमेंट किए मटर पे, पाइसम सटीवम पे। दूसरा है संकरण। विपरीत लक्षणों वाले पौधे को कृत्रिम पर परागण किया। अब उसमें क्रॉस करवाओगे, पर परागण करवाओगे तो क्या हुआ? संकरण। संकरण पौधे से F1, F2 और F3 पीढ़ी क्या हुआ? प्राप्त। F1, F2 और F3 तीन पीढ़ी क्या हुआ? प्राप्त हुआ। और लास्ट में हुआ गणन, कैलकुलेशन। प्रत्येक पीढ़ी के लक्षण का अनुपात गिनकर गणितीय विश्लेषण को क्या हुआ? किया। गणितीय विश्लेषण को ये किए। तो जो टोटल 4 तरीके से मेंडल एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। पहला वो कर रहे थे शुद्ध प्रजाति का चुनाव। सबसे पहले शुद्ध प्रजाति को चुनो, चुनने के बाद वह दोनों के बीच संकरण कर दो। जब आप संकरण कर दीजिएगा तो संकरण करने के बाद उसको F1, F2, F3 भी तो निकालना है, तो उन सब के बीच आप पर परागण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पर परागण। और जब आप पर परागण कर दिए हैं तो उसको अब आराम से गणन कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है? नेक्स्ट चलिए पढ़ लेते हैं एक जीन की वंशागति, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक जीन का, है ना? परिभाषा से पहले समझते हैं, एक्सपेरिमेंट से पहले समझते हैं, पहले डिफिनीशन इसका क्या है उसे समझ लेते हैं, क्योंकि एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब केवल एक लक्षण, कितना लक्षण, इस पर थोड़ा जोर डालिएगा, कितना लक्षण? एक लक्षण को आधार बनाकर संकरण किया जाता है तो इसे ही एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक लक्षण को आधार बनाकर क्या किया गया? संकरण। मेंडल के प्रयोग मटर के लंबे और बौने, क्या ये शुद्ध प्रजाति हुए? बड़ा टी शुद्ध हुआ, छोटा टी शुद्ध हुआ, है ना? क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो हुए वो लंबे निकले, बड़े टी और छोटे टी। कैसे निकले अभी तुरंत बताएंगे संकरण करके, है ना? F2 पीढ़ी में स्व परागण जब उन्होंने कराया तो जो निष्कर्ष निकलता है जीनोटाइपिक का, वो निकलता है 1:2:1, और जो फिनोटाइपिक निकलता है वो 3:1। निष्कर्ष मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हेटेरोजाइगस बड़ा टी और छोटा टी अवस्था में प्रभावी लक्षण ही क्या होते हैं? प्रकट। और यहाँ लंबाई की जीन प्रभावी है और बौना छोटा टी क्या है? अप्रभावी। चलिए इसको समझते हैं एकदम आसान भाषा में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हुआ एक लक्षण के अनुसार एक लक्षण के ही प्रकट करना या एक लक्षण के बीच को ही क्रॉस कराना, मोनोहाइब्रिड कहलाया। अगर डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे तो उसके बीच 2 लक्षण। तो सबसे पहले मेंडल जो चुने, इसी से समझा दे, अगर इससे समझा तो समझ लीजिए। सबसे पहले शुद्ध प्रजाति मैंने पेरेंटल जनरेशन जो चुने वो लंबा के लिए वो था बड़ा टी और बड़ा टी। क्या था? बड़ा टी और बड़ा टी। और बौना के लिए जो था, शुद्ध बौना के लिए था, वो था आपका छोटा टी और छोटा टी, ये दोनों था। F1 पीढ़ी में, ठीक है, जब इन्होंने क्रॉस कराया बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी से, तो बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी गैमेट मिला। इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो F2 पीढ़ी निकलेगा। F2 पीढ़ी के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बड़ा टी में बड़ा टी से बड़ा टी, बड़ा टी, बड़ा टी में छोटा टी से बड़ा टी और छोटा टी,
छोटा टी में बड़ा टी से बड़ा टी और छोटा टी। अच्छा, छोटा का में छोटका से छोटे का मोटे का। हो गया। देखिए ना, बड़ा टी रेशियो बड़ा टी रेशियो बड़ा टी रेशियो छोटा टी रेशियो। ई लिखा हुआ है एक बार, ई लिखा हुआ है दो बार, ई लिखा हुआ है एक बार। ये हुआ आपका जीनोटाइपिक। बड़ा टी में ई प्रभावी है, ई प्रभावी है, ई प्रभावी है, ई प्रभावी है। तो बड़ा टी का मतलब लंबा, बड़ा टी का मतलब लंबा, बड़ा टी का मतलब लंबा मैंने लंबा के गो 3 गो। छोटा टी का मतलब बौना, बौना के गो 1 गो। देख के पहचान लिए, इसलिए इसका चीज है फिनोटाइपिक। क्लियर है? नहीं क्लियर है? कोई बात नहीं, समझते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लिखा हुआ दिख रहा है ना क्लियर? कोई दिक्कत तो ना है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। चलिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितना जीन का होगा? सिर्फ एक गुण एक जीन का, हाँ या ना? एक गुण को आधार बना के। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं पेरेंटल गुण। ठीक है, शुद्ध प्रजाति। देखो, पहले तुम इतना समझो, 4 तरीका था। पहला था शुद्ध प्रजाति का चुनाव, संकरण, स्वपरागण और गणन। तो हम पहले शुद्ध प्रजाति का चुन रहे हैं। तो मटर का जो शुद्ध लंबाई के लिए किया गया था ये, ठीक है। तो जो शुद्ध लंबा के लिए था वो प्रयोग किया गया था बड़ा टी और बड़ा टी। और जो शुद्ध बौना था उसके लिए किया गया था छोटा टी और छोटा टी। यही किया गया था। अच्छा, इन दोनों के बीच संकरण कर दिया जाए। तो जब आप इन दोनों के बीच संकरण करिएगा तो बड़ा टी छोटा टी और बड़ा टी छोटा टी आ रहा है। अरे, एक बड़ा टी और एक छोटा टी है, बड़ा टी छोटा टी आया, बड़ा टी और छोटा टी है, बड़ा टी और छोटा टी आया। क्रॉस करवाएं। अच्छा, तो क्या हुई? F1 पीढ़ी हुआ। ये कौन जनरेशन हुआ? F1 जनरेशन। अब नियम से चलिए, 4 था, शुद्ध प्रजाति का चुनाव, संकरण, शुद्ध प्रजाति का चुनाव, शुद्ध प्रजाति का चुनाव और इन दोनों के बीच संकरण। 2 तरीका कर दिए। अब इन दोनों के बीच स्व परागण कराना है, तब जाके गणन करेंगे। आपको अगर ये स्लाइड याद है तो क्या आप मेरी बातों को और भावनाओं को समझ पा रहे हैं? शुद्ध प्रजाति का चुनाव करना है, ठीक है, शुद्ध प्रजाति का चुनाव करना है, संकरण करना है, उसके बीच स्व परागण करना है और गणन करना है। तो यहाँ पास वही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि अभी क्या हमको शुद्ध प्रजाति का चुनाव मिल गया है? क्या हम शुद्ध प्रजाति चुन लिए हैं? शुद्ध लंबा बड़ा टी था लंबाई के लिए, और बौना के लिए छोटा टी था। ये शुद्ध बौना माने बौना के लिए था, ठीक है। आइए, बड़ा टी में छोटा टी दूसरा नंबर पे संकरण था, इन दोनों के बीच संकर किए तो बड़ा टी और बड़ा टी छोटा टी आया, आ गया। अच्छा, तीसरा क्या था? तीसरा था इन दोनों के बीच स्व परागण कराना है। चलिए ना, स्व परागण करा देते हैं। बड़ा टी है, छोटा टी है, यहाँ बड़ा टी लिख दीजिए, यहाँ छोटा टी, यही वाला बात, यही दोनों के बीच ना क्रॉस करना है। तो इसको ऐसे कर दीजिए। अब आप ही लोग जवाब दीजिएगा, हम जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। बड़का टी में बड़का टी तब बड़का टी अब बड़का टी, बड़का टी में छोटका टी, बड़का टी छोटका टी, अरे छोटका टी में बड़का टी, बड़का टी छोटका टी, छोटका टी दांत काटी हो गया। ऐसी बोल रहे थे हम, हमको ये क्रॉस करना है। बड़ा टी में बड़ा टी से बड़ा टी, बड़ा टी, बड़ा टी में छोटा टी से बड़ा टी, छोटा टी, छोटा टी में बड़ा टी से बड़ा टी, छोटा टी, छोटा टी में छोटा टी से छोटा टी और छोटा टी। कुछ ना करना है, आपको समझना है। तीसरा था स्वपरागण, स्वपरागण कर दिए। और चौथा था गणन।
चौथा का था गणन। ये F1 पीढ़ी में संकरण था, संकरण कर दिए। चलिए दूसरा पहला था शुद्ध का चुनाव, शुद्ध का चुनाव कर लिए थे, संकरण कर लिए थे, स्वपरागण कर दिए। अब लास्ट क्या बचा हुआ है? गणन। अब हमको क्या करना है? गणन। आइए ना गणन कर लेते हैं। आइए ना गणन करते हैं, गणन। ये 4 तरह का बॉक्स में कुछ अलग अलग चीज बना हुआ है, इसको पेनेट वर्ग बोलते हैं। इसमें आया है बड़ा टी रेशियो, ये वाला भी लिख देते हैं, बड़ा टी छोटा टी रेशियो, ये वाला बात लिख देते हैं, बड़ा टी छोटा टी, ये वाला बात लिख देते हैं, छोटा टी और छोटा टी। एक बात बोले, हमको काहे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा ग्रुप में एक है, इसलिए इसको 1 ऐसे ना लिखेंगे, इसलिए इसको 1 लिख देते हैं। अच्छा, हमको काहे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक जैसा है, आपको भी? हाँ या ना? ठीक, के पीस हो गया? 2 पीस। ये भी हमको लग रहा है कि पूरा ग्रुप में एक ही है, ये भी के पीस हो गया, 1 पीस। तो 1:2:1, ये जो हुआ ये जीन के संरचना से आप पढ़े कि नहीं? तो जब कोई जीव में जीन के संरचना से पढ़ा जाए तो शायद उसको जीनोटाइपिक बोलते हैं। तो क्या ये हमारा जीनोटाइपिक आ गया? क्या आ गया? जीनोटाइपिक। लेकिन भैया एक चीज तो आप बताए नहीं, इसका फिनोटाइपिक कितना आएगा? कोई बात नहीं है, फिनोटाइपिक भी निकाल लेंगे, फिनोटाइपिक तो आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। इसी को देखिए ना, यही 4 तरह के चीज ना बना। तो अगर आप इसको प्रभावी जोड़िएगा, इसको अगर आप प्रभावी जोड़िएगा, क्यों? पहला वाला प्रभावी और दूसरा वाला अप्रभावी, प्रभावी। तो बड़ा टी का मतलब लंबा, बड़ा टी का मतलब लंबा और छोटा टी का मतलब बौना। ओ, तो मतलब इसमें 2 गो लक्षण है, एगो लक्षण है लंबा और एगो लक्षण है बौना है। तो देखिए ना, देखिए ना 1 2 3 में बड़ा टी है, मतलब लंबा के गो हो गया? 3 गो और बौना के गो हो गया? 1 गो। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के क्लास में हम पढ़े मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी जो टॉपिक खत्म किए, मोनोहाइब्रिड में था कि एक लक्षण के अनुसार क्रॉस कराया गया था, ये पौधों की लंबाई के लिए था। तो जो शुद्ध लंबा था वो था बड़ा टी, और जो बौना था वो था छोटा टी और छोटा टी। तो शुद्ध प्रजाति का चुनाव करने के बीच हम इन दोनों के बीच संकरण करना था, तो संकरण के बीच हमको ये प्राप्त हुआ। तो संकरण के बीच जो प्राप्त हुआ ये हुआ लंबा। यह लंबा इसलिए हुआ क्योंकि पहला टी जो है ये प्रभावी होता है, पहला टी जो होता है वो क्या है? यह प्रभावी है और दूसरा क्या है? अप्रभावी। तो जब इन दोनों के बीच जो तीसरा चरण था वह था स्वपरागण। तो जब ये दोनों अलील के बीच हम स्वपरागण कराएं तो हमको 4 तरह का चीज मिलता है। अब हम इसको क्या करेंगे? गणन। तो गणन करने के दौरान हमको पता चला कि जो एक संकर क्रॉस है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइपिक आया वो 1:2:1 आया, और जो फिनोटाइपिक आया वो 3:1 आया। अब एक संकर क्रॉस से भी कुछ नियम को दिया गया है, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास में फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे और ये दोनों के बीच हम अंतर को अच्छी तरह से समझ लेंगे। आज के लिए इतना ही, विशेष कल, धन्यवाद।